मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मविप्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। सत्वार सूत्र अवस्थी राजवार्तिक नामक यह टीका है। इसके आधार से अपने यहाँ जैन दृष्टि से तीन लोक की चर्चा चल रही है। सृष्टि का क्या स्वरूप है, हमें इस संदर्भ में दौलत राम जी की वो पंक्ति तो सदैव याद रखने योग्य है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किन्हू न करे न धरे को, षट द्रव्यमयी न हरे को। ये तीनों लोगों को करने वाला कोई नहीं है। यह लोक षट द्रव्यात्मक है, इसे कोई हरण करने वाला नहीं है, इसे कोई धारण करने वाला भी नहीं है। माने ये अकृत्रिम वस्तु व्यवस्था, इस दुनिया की जो व्यवस्था है, ये अत्यंत सुंदर व्यवस्था है। ठीक है ना। इस संदर्भ में जम्बूद्वीप की रचनात्मक चर्चा करते हुए हम नदियों की चर्चा कर रहे थे, और लगभग सभी नदियां हमने यहाँ निकाल ली थी। आप लोगों ने भी निकाली, कई लोगों के मेरे पास में ईमेल भी आए और मैंने देखे हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, और जैसा मेरे को उम्मीद थी उससे भी अच्छा मेरे को चित्र देखने को मिले। यद्यपि फर्स्ट लेवल था और आप लोगों ने जैसा बनाया बिल्कुल हूबहू वैसा का वैसा भेज दिया। किसी भी तरह का उसके अंदर कुछ लाग लपेट और मायाचारी का परिणाम नहीं रखा। जैसे कॉपी के अंदर बिल्कुल चित्रों को देखने से मेरे को बिल्कुल ऐसा अनुभव हुआ कि जैसा मैंने बतलाया वैसी सिर्फ सुन सुन करके ही आपने उस चीज को वैसा बनाया है। देखिए, 6 पर्वत हो गए थे, 7 क्षेत्र हो गए। 6 पर्वत और 7 क्षेत्रों के उपरांत पर्वतों के ऊपर 6 सरोवर हो गए। सरोवरों में से नदियां भी हमने निकाल दी थी। अब थोड़ा सा अभ्यास अपन एक बार करके देख लें। इसके बारे में कर सकते हैं थोड़ी बहुत प्रैक्टिस। कठिन काम है। नाम याद हुए बिना उस चीज को समझ पाना थोड़ा सा कठिन लगता है, क्योंकि जब हम ऐसा पूछते हैं ना, रम्यक क्षेत्र में कौन सी नदी बहती होगी, थोड़ा सा अपने को ऐसा लगता है यार कौन सी बहती होगी रम्यक क्षेत्र में नदी, तो थोड़ी दिक्कत लगती है ना। हम लोग तो जब कभी यहाँ इस विषय की हाँ जी नहीं क्या है कि नदियों के नाम ऐसे हैं, अगर इस तरह से रखो, लाइक रम्यक नारी के बारे में बात होती है तो ऐसे आता है विदेश क्षेत्र, सीता सीतोदा और गंगा सिंधु तो पता ही है। ऐसे सब करके याद रखते हैं, अगर कुछ इसके साथ मिला के देन याद रखने में इजी रहता है। हाँ, तो रम्य क्षेत्र जो है वहाँ नारी नरकांता नाम की 2 नदियां हैं। ये तो बहुत इजी है। यदि आपसे क्षेत्र के बारे में पूछा जाए कि इस क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है, तो इसका जवाब बतलाना तो आसान है, क्योंकि 7 क्षेत्र हैं और जोड़े से हैं सब नदियां। भरत क्षेत्र में गंगा सिंधु, हेमंत क्षेत्र के अंदर रोहित रोहितास्या, क्यों? फिर हरि क्षेत्र के अंदर हरि हरिकांता, फिर विदेश क्षेत्र के अंदर सीता सीतोदा, रम्य क्षेत्र में नारी नरकांता, ऐरण्यवत क्षेत्र में स्वर्णकुला रूप्यकुला और ऐरावत क्षेत्र में रक्ता रक्तोदा। 7 क्षेत्र हैं, 14 नदियों के नाम याद हैं। एक क्षेत्र का नाम बोलिए और एक युगल बोलिए, तो बिल्कुल इजीली हम उसको बतला सकते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि यदि ये पूछा जाए कि रम्य क्षेत्र में बहने वाली नारी और नरकांता नामक 2 नदियां कौन कौन से सरोवरों से बहती है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रम्य क्षेत्र के पहले और रम्य क्षेत्र के बाद 2 अलग अलग सरोवरों से बहेगी ना दोनों नदियां। हाँ जी।
देखिए गंगा और सिंधु ये दोनों तो पद्म सरोवर से ही बहती है। लास्ट वाले सरोवर की यदि अपन बात करें, लास्ट वाले क्षेत्र की, ऐरावत क्षेत्र की, तो वहां बहने वाली रक्ता और रक्तोदा वो दोनों एक ही सरोवर से बहती है। तो गंगा सिंधु एक ही सरोवर से हुई और रक्ता रक्तोदा भी एक ही सरोवर से हुई। लेकिन बाकी जितने क्षेत्रों में बहने वाली नदियां हैं ये सब दो अलग अलग सरोवरों से बहती है। जैसे विदेश क्षेत्र में बहने वाली प्रसिद्ध नदियां सीता सीतोदा बहुत फेमस है। अब ये सीता नदी और सीतोदा नदी ये कहाँ कहाँ से बहती है? तो सीता नदी सीता के श्री सरोवर से, और सीतोदा महापुंडरीक नहीं, टिकिच्छ सरोवर बिल्कुल सही जवाब। देखिए विदेश में बहने वाली है ना सीता सीतोदा, तो विदेश क्षेत्र से तो महापुंडरीक का कोई लिंक ही नहीं है। हाँ बराबर नहीं मैं बराबर। हाँ बस ये थोड़ा सा जटिल हो जाता है कि ये जो एक क्षेत्र में बहने वाली दो नदियां, इसमें से कौन सी नदी कौन से सरोवर से बह रही है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने यदि आपको बात करी स्वर्णकुला, तो पहले तो यही देखना मुश्किल होता है कि स्वर्णकुला कौन से क्षेत्र में बहती होगी, स्वर्णकुला रूप्यकुला। फिर जब ये यदि हमारे पता लग जाए तो फिर वो दोनों जिस क्षेत्र में बहती है उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि कौन से सरोवर में से बहती है। थोड़ा सा अभ्यास की बात है, ज़्यादा उलझने वाली बात नहीं है। चलिए ये सारी चर्चाएं अपनी हो चुकी है, अब तो मेरे को विषय यहाँ से पढ़ना है पुस्तक में से। वो देखिए आप देखिए पेज नंबर 386, कौन सा 386 वो हो गया ना, नदी वाला है ना। हाँ ये नदी वाला पढ़ तो नहीं पुस्तक में से, पढ़ा नहीं ना अपन ने। आप लोग कहेंगे पुस्तक से तो कुछ पढ़ा ही नहीं। अच्छा देखिए 386 पर 22 नंबर का सूत्र है शेषात् स्वपर्गः। इससे पहले 21 नंबर का सूत्र था द्वयोर्द्वयो पूर्वः पूर्वगः। हाँ हेलो, कोई स्काइप से आया हुआ है ना, वहाँ से आवाज आ रही है। अगर आप म्यूट कर सकते हो तो कीजिए, नहीं तो मैं यहाँ से म्यूट करूँ तो यहाँ डिस्टरबेंस कम आए सबको। स्काइप यूजर हाँ जी देखिए आगे 14 नदियों के नाम बतलाए, फिर कहा दो दो के जोड़े से है। पूर्वा पूर्वगः पहले वाली पूर्व दिशा की तरफ बहती है। शेषात् स्वपर्गः बाकी जो बची हुई नदी है वो पश्चिम दिशा की तरफ बहती है। 22 नंबर सूत्र के नीचे पहले नंबर पॉइंट से मैं आगे पढ़ रहा हूँ। पद्म हृद के पूर्व तोरण द्वार से गंगा नदी निकली है। वह 500 योजन पूर्व की ओर जाकर गंगा कूट से, देखना बहुत बारीकी से यहाँ वर्णन किया है विषय को, बहुत एक एक लाइन को बहुत गहराई से अपन पढ़ते चले। पद्म हृद के पूर्व तोरण द्वार पे, तोरण द्वार तो आप समझ गए होंगे। तोरण द्वार होते हैं ना जिस तरह के कभी जुलूस वगैरह में देखे होंगे आपने, कहीं मेले वगैरह में, कहीं पंचकल्याणक आदि के अवसर पर जो दरवाजे खड़े कर दिए जाते हैं, जो गेट बनते हैं रास्ते में जुलूस के दौरान, जिस तरह के बने रहते हैं ना अलग से, तो इस तरह के अकृत्रिम शाश्वत किसी क्षेत्र पे देखे होंगे। तीर्थ क्षेत्र पर एंट्री करते समय जो एक मुख्य द्वार, प्रवेश द्वार जिसे अपन कहते हैं, बहुत बड़ी हाइट वाला और बहुत सुंदर अच्छे डिजाइनों में बने हुए ऐसे तोरण द्वार कहाँ पर? पद्म सरोवर के पूर्व दिशा में। पद्म सरोवर कहते हैं हमारे को हिमवन पर्वत का
टॉप ध्यान आ जाना चाहिए शिखर पर। हिमवन पर्वत के शिखर पर हैं हम लोग, ठीक है। ये पद्मद्र है। पंडित जी। हाँ जी। तो वो तोरण द्वार किससे बना हुआ है? ये सब वज्रादि नहीं है, क्योंकि ये शाश्वत है ना। ये ऐसे किसी कपड़े से, कागज से, लकड़ियों से बने हुए नहीं हैं। ये सब परमानेंट हैं। हाँ लेकिन वो हमेशा हाँ लेकिन वो जो हिमवन पर्वत से निकलता है तो वो सोने का होएगा ना, वो भी तो नहीं। पर्वत तो सोने का है, सोने का है। कई स्थानों पर सोने जैसे रंग वाला है, ऐसे शब्दों के प्रयोग किए हैं। जो भी हो, लेकिन उसके ऊपर बने हुए अत्यंत रमणीक। क्योंकि देखिए, कलर वाला कहने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अपने को दिखती है ना, वो ये दिखती है कि कलर, फिर वो कौन उसके ऊपर कलर करता होगा? तो क्या वो कलर भी शाश्वत रहता होगा? वापस पेंट तो नहीं होता होगा, उसका पेंट फेड तो नहीं होता होगा। पद्म रथ के पूर्व तोरण द्वार से गंगा नदी निकलती है और 500 योजन पूर्व की ओर जाकर पूर्व दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर क्या है हमें पता है। पूर्व दिशा की ओर तो सरो पर्वत ही है, पर्वत पे ही चल रही है। 500 योजन तक गंगा नदी पूर्व दिशा की तरफ निकली है, तो पर्वत तो पूर्व पश्चिम फैला हुआ है ना, बहुत लंबा। पूर्व से लेकर के पश्चिम तक की लंबाई की बात तो हमने की नहीं थी, कितनी लंबाई है उसकी, उस पर्वत की। पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा तक तो वो पर्वत बहुत 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 लंबा है ना। कितना विस्तार है उसका, उसके विस्तार की चर्चा अपने की नहीं थी, क्योंकि उसके विस्तार की चर्चा अपने यहाँ पर इस ग्रंथ में तो नहीं आई है। एक तो हाइट बतलाई थी आपको उस पर्वत की, हिमवन पर्वत की हाइट 100 योजन की बतलाई थी, और दूसरा हाइट के अलावा चौड़ाई बतलाई थी। चौड़ाई मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण दिशा तक 1052 योजन। नॉर्थ साउथ, भरत क्षेत्र से जस्ट डबल। अब पूर्व से लेकर पश्चिम तक उसका कितना विस्तार है ये तो हमारे को नहीं मालूम, लेकिन उस पूर्व से पश्चिम वाले विस्तार के सेंटर में 1000 योजन लंबाई वाला, पूर्व से पश्चिम तक 1000 योजन और उत्तर से दक्षिण तक 500 योजन, और गहराई थी जिसकी 10 योजन। ऐसा सरोवर था ना पद्म सरोवर, 1000 योजन, 500 योजन और 10 योजन गहराई वाला। अब देखिए जरा, इसी संदर्भ में अपन आगे बढ़ते हैं। 1000 योजन लंबाई जो कही थी उस सरोवर की, उस 1000 योजन लंबाई में वहां से कॉर्नर से पूर्व दिशा की तरफ से नदी निकल करके 500 योजन तक पर्वत की ओर ही गई, और वहां जाकर के पर्वत के ऊपर एक गंगा नाम का कूट है। वहां कूट से 523 सहित 6/19 दक्षिण मुख जाती है, इतना योजन। गंगा कूट से दक्षिण की ओर कितना चलेगी, क्योंकि सेंटर से निकल रही है ना। देखिए आप, 1052 योजन, 1052 योजन के अंदर आप कर लीजिए, 1052 योजन का पर्वत है। थोड़ा बहुत आप यदि गणित समझने के इच्छुक हो तो मैं उसकी थोड़ी डिटेल बतलाऊं आप लोगों को क्या स्थिति है। तो उसका आधा हो गया ना, बीच में हाँ, निकलती है, इसलिए बीच में से नदी निकलेगी। अब लेकिन 1052 योजन का आधा तो 526 योजन होता है। ये तो 523 योजन बतला रहे हैं कि नहीं। सुनिए आप, जो उसकी चौड़ाई है, नदी की धारा जो नदी बहती है, उस नदी की कुछ विड्थ तो होगी, नदी की कुछ चौड़ाई और गहराई तो होगी, तो 6.25 योजन है।
फिर से बताइए। गहराई 6.25, इसमें आगे आ रही है लाइन, देखिए आप। अच्छा। गंगा कूट से 523 योजन दक्षिण मुख जाती है, स्थूल मुक्तावली की तरह 100 योजन धारावली, 6.25 योजन विस्तृत, आधे योजन गहरी, यह आगे 60 योजन लंबे चौड़े 10 योजन गहरे कुंड में गिरती है। नहीं समझ में नहीं आएगी अभी, देखो ये आप प्रैक्टिस। मुक्तावली क्या मतलब? स्थूल मुक्तावली की तरह? स्थूल मुक्तावली की तरह का मतलब, देखिए स्थूल मतलब तो बहुत स्थूल शब्द है वो, और मुक्तावली का मतलब मोतियों की पंक्ति। मोतियों की पंक्ति? हाँ, मुक्तावली, मुक्त कहते हैं मोती, हार में लगे हुए होते हैं ना जिस तरह के मोती। हाँ हाँ जी, हाँ जी। और आवली कहते हैं पंक्ति को, मोतियों की लाइन। स्थूल मतलब ये ऐसी बात बतलाना चाह रहे हैं कि ऊपर से जब नदी गिरती है तो नदी गिरती हुई ऐसी लगती है मानो मोती गिर रहे हो। आप फील कर पा रहे हैं क्या? हाँ जी पंडित जी, वो जो गंगा कूट है वो भी तो ऊपर है ना, लेवल पे? गंगा कूट ऊपर ही है। हाँ, वो पद्म सरोवर के लेवल में ही है। और फिर नीचे सरोवर के लेवल में नीचे भी 100 योजन नीचे वो कुंड में गिरती है। तो कुंड और कूट में क्या फर्क है? कूट तो समझिए पर्वत के ऊपर जो कूट बने हुए हैं ना अलग अलग, मतलब देखिए हमने पहले ऐसी चर्चा की थी, ऊपरी मूले चे तुल्य विस्तारा, ऐसा सूत्र आया था एक पर्वत के बारे में कि पर्वत दोनों तरफ से बिल्कुल दीवार की तरह स्ट्रेट है, बिल्कुल ठीक है ना। अब ऊपर से कैसा है, लेकिन ऊपर से बिल्कुल फ्लैट नहीं है, वहां ऐसे ट्रेंगल शेप में ऊंट बने हुए हैं, चोटियां बनी हुई है, अलग अलग पर्वतों के ऊपर अलग अलग संख्या में है, 11 है, 9 है, 8 है, फिर 11 है, इस तरह से अलग अलग सब पर्वतों के ऊपर अलग अलग हैं। तो उनमें से अलग अलग जो कूट बने हुए हैं, उन कूट में से सबसे पहले वाले कूट का नाम जो पूर्व दिशा की तरफ है, उसका नाम तो सभी पर्वतों के ऊपर सिद्धायतन कूट दिया गया है। उस सिद्धायतन कूट में अकृत्रिम चैत्यालय है। अभी तो हम यहाँ सिर्फ नदी के प्रवाह क्रम की चर्चा कर रहे हैं। आप नदी का अनुमान लगाइए, पर्वत के ऊपर नदी किस तरह से बहकर, किस दिशा में घूमकर और किस तरह से कितनी नीचाई में कौन से कुंड में कहाँ गिरती है, बस ये उसकी यहाँ बात कर रहे हैं। मैं आपको ले चलता हूँ वापस पद्म सरोवर के ऊपर। आप मेरे साथ में पद्म सरोवर के ऊपर चलिए। पद्म सरोवर का मतलब 100 योजन की हाइट पर पहुंचे हम लोग, क्लियर? 100 योजन की हाइट पर मौजूद पद्म सरोवर, हम सरोवर पर खड़े हैं, नदी निकल रही है पूर्व दिशा की ओर से। अब हमारे को इस गंगा नदी के साथ साथ में चलना है। आप अनुभव कीजिए, जैसे जैसे गंगा नदी बढ़ती जा रही है, हम भी उस गंगा नदी के साथ साथ में चलते जा रहे हैं। अभी हम किधर, कौन सी दिशा में चल रहे हैं? पूर्व दिशा की तरफ चल रहे हैं। पूर्व दिशा की तरफ चलते 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 500 योजन तक कंटिन्यू चलते चलते पर्वत के ऊपर ही चल रहे हैं, अभी शिखर पर ही चल रहे हैं, नदी के साथ साथ में चल रहे हैं। नदी कितनी चौड़ाई वाली है? नदी की चौड़ाई है 6.25 योजन। 6.25 योजन की नदी, 6.25 योजन चौड़ाई वाली नदी पर्वत की चौड़ाई के बिल्कुल सेंटर में बह रही है। क्लियर है? हाँ जी। अब पर्वत की चौड़ाई कितनी थी, ये थोड़ा सा याद करना अपने लिए कठिन काम है। इन्होंने तो सबकी नाप बतलाई है, यहाँ लिखने में तो हम भी लिख सकते हैं, याद रखना थोड़ा सा कठिन लगता है। देखिए सिंपल सी बात बतलाता हूँ। भरत क्षेत्र का विस्तार तो हमारे को पता है 526 योजन। भरत क्षेत्र 526 योजन का है, उससे डबल विस्तार
क्या उससे डबल विस्तार कितना होगा? 1052 सहित 12/19 योजन। ये होगा ना। 526 सहित 6/19 योजन था भरत क्षेत्र, तो हिमवन पर्वत उससे डबल हो गया, 1052 योजन मान लीजिए आप। अब 1052 योजन में 6 योजन की बीच में ये हो गई नदी, तो कितना हो गया? 1052 में से 6 योजन माइनस करेंगे तो 1046 योजन। इसका हाफ साउथ में होगा और हाफ नॉर्थ में होगा पर्वत। बीच में नदी बह रही है ना, तो नदी के नॉर्थ में कितना पर्वत है? 523 योजन। नदी के साउथ में कितना पर्वत है? 523 योजन। क्लियर ना? हाँ जी। और सेंटर में बह रही है नदी। तो 523 योजन चलना पड़ेगा इसको दक्षिण की तरफ। जब घूमेगी नदी तब पूर्व दिशा की ओर चलते हुए जब हम 500 योजन चले तो वहां पहुंचकर उस नदी को 523 योजन दक्षिण दिशा की तरफ मुड़ करके पर्वत के ऊपर ही चलना पड़ेगा, तब जाकर के नीचे गिरने की पोजीशन बनेगी। क्लियर? अब जब गिरने की पोजीशन बनी उसकी, तो कितनी गहराई तक गिरेगी, कितने नीचे तक गिरेगी? तो 100 योजन नीचे तक गिरेगी, क्योंकि 100 योजन का पर्वत है। पर्वत के नीचे तक आएगी, नीचे तलहटी में। तो 100 योजन की धारा, और वो गिरती हुई कैसे लग रही है कि मुक्तावली की तरह लग रही है। पानी की धारा जब बहती है ना, आपने कहीं पर भी जहाँ भी झरने बहते हैं आपने देखे होंगे, तो आपने महसूस किया हो ऐसे ही लगता है जैसे कुछ दूध की धारा बह रही है। ये तो मुक्तावली की इस तरह की उपमाएं कुछ उस संदर्भ में भी दी है भक्तामृत स्तोत्र में। आप यदि वहाँ उनकी चर्चा करें, चंवर की यदि चर्चा देखें, तो चंवर के लिए जो श्लोक दिया है उस श्लोक में आपको इसी तरह की चर्चा मिलेगी। वो नायग्रा रहने पर नीचे गिरती होगी, नायग्रा फॉल्स की तरह। हाँ, नायग्रा फॉल्स की तरह मान लीजिए आप उसी तरह से। ये तो बहुत छोटा सा है, अपन जगत में किसकी उपमा दे सकते हैं। तो 100 योजन हाइट से गिर रहा है। और क्या कह रहे हैं आगे देखिए, स्थूल मुक्तावली की तरह 100 योजन धारा वाली, 6.25 योजन विस्तृत, आधा योजन गहरी। माने जब नदी पर्वत के ऊपर बह रही थी, तो यदि नदी की गहराई नहीं होगी तो नदी का जो पानी है वो पानी 523 योजन नॉर्थ और 523 योजन साउथ में चला जाएगा, तो पूरे पर्वत के ऊपर ही बहने लग जाएगी। बहुत प्रेशर से बह रही है ना, तो डेप्थ होगी उसकी, बाउंड्री बनी हुई होगी उसकी। आधी योजन गहराई के अंदर बह रही है। ये आगे 60 योजन लंबे चौड़े और 10 योजन गहरे कुंड में गिरती है। प्रैक्टिकल बात है, नदी जहां भी गिरेगी क्या वो समतल धरातल से तो काफी गहरा हो ही जाएगा। तो धरातल तो 100 योजन नीचे है, क्योंकि 100 योजन का हिमवन पर्वत था, लेकिन नदी नीचे गिर रही है 110 योजन। 100 योजन की धार कही है, लेकिन 10 योजन गहरा कुंड है ना वहां। तो आगे 60 योजन लंबे चौड़े 10 योजन गहरे कुंड में गिरती है, और फिर दक्षिण तरफ से निकलकर खंडक प्रपात गुफा से विजयार्ध को लांघकर दक्षिण भरत क्षेत्र को प्राप्त करके पूर्वमुखी होकर लवण समुद्र में मिल जाती है। तो बहुत लंबा प्रोसेस बतला दिया। 100 योजन नीचे गिरी। अब देखिए जो कुंड जो 10 योजन गहरा जो कहा है ना, इसमें एक बात ये भी हो सकती है कि ये जो 60 योजन लंबा चौड़ा जो ये बतलाया है इन्होंने विस्तार,
और ये जो कुंड की जो ये आकृति बतलाई है, इसमें भी आप यदि और जो तिलोय परिणति त्रिलोक सार वगैरह जो ग्रंथ हैं उनके आधार पर देखेंगे तो बहुत ही सूक्ष्मता से वर्णन किया है। इसमें भी गंगा नदी के बारे में और गहराई में जाकर के उन्होंने लिखा है कि कितना चलेगी, कितना जाएगी, कितनी मोटाई वाली है। मतलब हम तो उसका वर्णन करने में, हम तो उसकी चर्चा करने से भी घबराते हैं, क्योंकि उसकी चर्चा करने में ऐसा लगता है कि क्या बात हो रही है, ये चल क्या रहा है, यही समझ में नहीं आता है। कभी कभी तो इतना विस्तार हो जाता है, अति विस्तार हो जाता है, तब भी वो विषय हमारे दिमाग के ऊपर से निकलता है। मैंने जो संदर्भ में जो पुस्तक लिखी उसके अंदर उसका बहुत विस्तार किया है, विस्तार से उसका वर्णन लिखा है उसका। मेरे पास जो मेरी पुस्तक में जिसमें मैंने लिखा है, मैं उसमें से पूरा प्रकरण आपको एक बार पढ़ करके सुना देता हूँ, सिर्फ आप लोग सुन लीजिए। मैं मेरी निजी पुस्तक से पढ़ रहा हूँ। गंगा नदी, जहाँ से ये नदी बहना प्रारंभ करती है वह वज्रमय मुख्य द्वार है। वज्र का है हिनाबेन, शंका का समाधान। हाँ जी। वज्रमय द्वार है, वहाँ इसका विस्तार 6 योजन 1 कोस है, माने 6.25 योजन। गहराई आधे कोस की है। निर्गमन स्थान पर 9 योजन 1.5 कोस ऊंचा तोरण द्वार है। जहाँ से निकलना प्रारंभ करती है वहाँ तोरण द्वार 9 योजन 1.5 कोस हाइट वाला है। यह तोरण द्वार सैकड़ों बंदरमालाओं, चंवर, घंटा, झारी, दर्पण, कलश आदि से शोभित है। यहाँ अपने अद्भुत प्रकाश से अंधकार को नष्ट करने वाली देवों और विद्याधरों से पूजित जिन प्रतिमाएं विराजमान है, अकृत्रिम है, सब व्यंतरवासी देवों की हैं, जो अकृत्रिम चैत्यालयों की गिनती में शामिल नहीं है। यह गंगा नदी पद्म सरोवर से उसी पर्वत पर पूर्व दिशा में 500 योजन जाकर और पर्वत पर स्थित गंगा कूट तक न पहुंचकर उससे आधा योजन पहले ही दक्षिण दिशा की ओर मुड़ जाती है। फिर दक्षिण दिशा में पर्वत पर ही 523 सहित 29/152 योजन प्रमाण चलकर पर्वत के किनारे पर पहुंचती है, जहां गोमुखाकार नाली का रूप धारण करती है। यह नाली सींग, मुख, कान, जीभ, भ्रकुटी आदि से गाय के समान होने से इसे गौमुख या वृषभाकार भी कहते हैं। समझ में आ रही है आपको? पर्वत के शिखर पर बिल्कुल किनारे पर पहुंच गई, दक्षिण दिशा की तरफ टर्न लेकर, उस जगह पर एक गाय के समान, एक गोमुख जैसी आकृति बनी हुई है। पर्वत से गिरते समय नदी कुछ अधिक 100 योजन आकाश से उल्लंघ कर पर्वत से 25 योजन की दूरी पर नीचे गिरती है। वो समझ में नहीं आया। नहीं आया अभी? पर्वत से 25 योजन, पर्वत से 25 योजन की दूरी पर नीचे गिरती है। इट मीन्स वो पर्वत के सहारे सहारे नहीं बह रही है नदी, उसका प्रेशर इतना ज्यादा है कि आप समझ लीजिए अपने घर में हमारे कोई टंकी है, समझ लीजिए आप, और उस टंकी का नल जिस जगह पर टंकी में छेद था ना, उस जगह से हम नल को काट दें, हटा दें। अब टंकी का पानी क्या टंकी के ही बिल्कुल लेवल में उसी जगह पर नीचे गिरेगा? फुल भरी हुई टंकी का? हाँ, वो बड़ी पाइप है, उसमें से पानी नीचे गिरता है, ऐसा ना कुछ? हाँ, मतलब थोड़ा सा प्रेशर से जाता है तो अपने आप जहाँ से पानी निकल रहा है जस्ट उसके नीचे नहीं जाकर के कुछ आगे से राउंड लेता हुआ नीचे गिरता है। हाँ जी, हाँ। तो ये कह रहे हैं कि पर्वत जैसे मान लीजिए, अभी यदि हम इसको यदि देखें ऐसा, तो ऐसा समझ सकते हैं कि पर्वत की तलहटी में यदि हम खड़े हैं बिल्कुल, तो गंगा नदी हमारे माथे पर नहीं गिर रही। जहां से गंगा नदी निकल रही है ना ऊपर से, हम उसके ठीक नीचे
पर्वत के सहारा लगाकर खड़े हैं तो गंगा नदी का पानी हमारे ऊपर नहीं गिर रहा, क्योंकि गंगा नदी का पानी 25 योजन तक दूर जाकर के गिरता है, इतना प्रेशर से आ रहा था। अच्छा, ओहो, नहीं है समझ में? तो कुंड है वो के 25 दूरी पे है। हाँ, तो कुंड भी दूर होगा ना? हाँ, 25 योजन की दूरी पर नीचे गिरती है वो पानी की धार। हाँ, तो जो कुंड 60 योजन लंबा है ना, तो अभी उसका वर्णन अभी दोबारा पढ़ रहा हूँ मैं मेरी बुक में से, देखिए आप आगे सुनिए। हाँ। अभी ये तो समझ में आ गई 25 योजन वाली बात? हाँ जी, हाँ, बराबर आ गई। पर्वत पर स्थित गोमुख से नदी जहाँ गिरती है वहाँ पृथ्वी तल पर सब ओर से गोल 10 योजन गहरा तथा 60 योजन विस्तार वाला मणिमय सीढ़ियों से युक्त एक कुंड है। आप सोचिए कि कहाँ जहाँ नदी गिर रही है, प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, जिसके मध्य में एक द्वीप है जो 8 योजन विस्तार से युक्त है। उस कुंड में भी देखिए ऊपर से गिरा। अभी तो इसकी बारीकियां देखिए आप, कितना बारीकी से इसका वर्णन किया है। अभी आपको पढ़ने सुनने में ही ऐसा लगेगा कि इतना सूक्ष्मता से इसका वर्णन किया है आचार्यों ने। अपन कितना स्थूल, अभी जो अपन प्रकरण पढ़ रहे हैं यहाँ तत्वार्थ राजवार्तिक में, इसमें तो बहुत कम वर्णन किया है। उमा स्वामी आचार्य ने तो बहुत स्थूल ढंग से वर्णन किया था। अकलंक देव आचार्य ने राजवार्तिक के अंदर तो बहुत कम वर्णन किया है। और आगे बढ़ करके यदि हम देखते हैं तो तिलोय प्रणति वगैरह के आधार से जहाँ से मैंने ये वर्णन लिया है, देखिए इसमें लिखा है आगे, पर्वत पर स्थित गोमुख से नदी जहाँ गिरती है वहाँ पृथ्वी तल पर सब ओर से गोल 10 योजन गहरा तथा 60 योजन विस्तार वाला मणिमय सीढ़ियों से युक्त एक कुंड है, जिसके मध्य में एक द्वीप है जो 8 योजन विस्तार से युक्त है। जल में 10 योजन तथा जल के ऊपर 2 कोस ऊंचा द्वीप है। द्वीप के ऊपर बहुमध्य भाग में उत्तम वज्रमय पर्वत कहा गया है। यह पर्वत 10 योजन ऊंचा तथा मूल में 4 योजन। अभी वो उसके ऊपर भी पर्वत कहा है, वज्रमय पर्वत। उस कुंड में द्वीप, और द्वीप के बहुमध्य भाग में एक और पर्वत। आप फाउंटेन जैसा अनुभव कर सकते हैं उसको। देखिए फाउंटेन में से तो नीचे से धारा निकलेगी, लेकिन यहाँ तो ऊपर से आ रही है, तो पर्वत के आजू बाजू में गिरेगी ना? हाँ, यह पर्वत 10 योजन ऊंचा तथा मूल में 4 योजन, मध्य में 2 योजन तथा ऊपर 1 योजन विस्तार वाला है। इस पर्वत के ऊपर मध्य भाग में स्वर्ण एवं रत्नों से निर्मित गंगा कूट नाम का एक दिव्य प्रासाद है, जिसमें स्वयं गंगा देवी रहती है। शिखर पर सुशोभित हुए वज्र में प्रासाद का विस्तार मूल में 3000 धनुष, मध्य में 2000 धनुष तथा ऊपर 1000 धनुष है। भवन अंदर से 500 धनुष लंबा, 250 धनुष चौड़ा और 2000 धनुष ऊंचाई वाला है। इस भवन के ऊपर कूट पर जटा मुकुट धारण किए हुए अकृत्रिम जिनेंद्र प्रतिमा विराजमान है। इस प्रतिमा के ऊपर गिरती हुई गंगा नदी ऐसी लगती है मानो जिनेंद्र अभिषेक की भावना रखती हुई गिर रही हो। यह प्रतिमा कमल सदृश वर्ण वाली तथा कमलासन पर ही विराजमान है। अब बोलिए आप, कितना क्या क्या वर्णन कर दिया। अपने को ऐसा लगता है जैसे दिमाग के ऊपर से जा रही हो ये सब बातें। तो पानी तो वो द्वीप पर गिरता है ना, पानी ऊपर से। पानी जो ऊपर से गिर रहा है ना, अब समझिए आप, पानी तो गिर रहा है अपने भारत क्षेत्र के मिलेच्छ खंड में। अपन गंगा नदी की बात कर रहे हैं ना। हाँ। भारत क्षेत्र में गिरेगी गंगा नदी, तो भारत क्षेत्र के अंदर कहाँ गिरेगी? मिलेच्छ खंड में, ठीक है ना, क्योंकि हिमवन पर्वत के पास में उधर मिलेच्छ खंड ही है। अभी जिस जगह पर वो गंगा नदी गिर रही है उस जगह पर नीचे एक
कुंड बना हुआ है 60 योजन विस्तार वाला। 60 योजन विस्तार वाले कुंड में जिस कुंड की गहराई 10 योजन थी, उसमें मध्य में एक द्वीप है 8 योजन का। 60 योजन वाले कुंड में 8 योजन का, ओनली 8 योजन विस्तार वाला सेंटर में एक द्वीप है। एक आइलैंड जैसा समझ सकते हैं आप उसको, क्योंकि चारों तरफ पानी पानी है, उसके बीच में द्वीप है वो। अब 8 योजन विस्तार वाला जो द्वीप है, वो द्वीप विस्तार तो 8 योजन है उसका, लेकिन उसकी भी डेप्थ 10 योजन है। जल के अंदर 10 योजन है वो पूरा का पूरा द्वीप, क्योंकि 10 योजन गहराई थी उसकी कुंड की। तो 10 योजन गहराई से लेकर, माने उस कुंड में तलहटी से लेकर 10 योजन 2 कोस हाइट वाला द्वीप है, राउंड शेप में 8 योजन का। अभी नहीं समझ में आ रहा, देखिए आप, मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ, आप एक राउंड शेप के अंदर एक गड्ढा बनाइए ना। समझ में आ गया पंडित जी, बराबर है, आप बराबर कर रहे हो। और भी बहुत सारे लोग हैं जो कह नहीं रहे हैं ना, आपने तो कह दिया आ गया समझ में, लेकिन और बहुत सारे लोग हैं जो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, उनके समझ में नहीं आया अभी। 60 योजन विस्तार वाला एक गोलाकार, आप एक राउंड शेप में एक आकृति बनाइए दिमाग में। उसकी गहराई कीजिए आप 10 योजन की दिमाग में, तो 10 योजन गहरा 60 योजन विस्तार वाला एक कुंड बन जाएगा। अब इस कुंड में बिल्कुल सेंटर में 10 योजन 2 कोस की हाइट वाला एक द्वीप बनाना है, जिसका विस्तार सेंटर से सिर्फ 8 योजन का हो। ठीक है, 8 योजन का विस्तार वाला द्वीप होगा। इसका मतलब उस द्वीप के चारों तरफ 26 योजन, 26 योजन पूर्व में, 26 योजन पश्चिम में वो कुंड है जिसमें पानी भरा है। तभी तो 52 + 8 योजन 60 योजन हो जाएगा ना। 26 ईस्ट में, 26 वेस्ट में, 52 हो गया, और 8 योजन विस्तार वाला द्वीप, तो टोटल 60 योजन का एक कुंड हो गया। ठीक है, 60 योजन वाले इस कुंड में सेंटर में 8 योजन का गोलाकार द्वीप है, जो द्वीप उस कुंड के जल लेवल से 2 कोस ऊपर तक उठा हुआ है। अब ये जो उठा हुआ जो द्वीप है, इस द्वीप के भी बहुत मध्य भाग में एक वज्रमय पर्वत और है 10 योजन की हाइट वाला। फिर उसका विस्तार बतलाया गया, 4 योजन विस्तार है, मध्य में 2 योजन है, और शिखर पर जाकर के 1 योजन विस्तार रह गया। ऐसा सेंटर में और पर्वत है। अब उस पर्वत के भी शिखर पर एक गंगा कूट नामक एक दिव्य प्रसाद भवन बना हुआ है, महल बना हुआ है। उसमें गंगा देवी रहती है उस महल में। और फिर उस महल के अंदर की रचना बतलाई, अंदर का विस्तार बतलाया, महल के बाहर का विस्तार बतलाया, फिर महल का शिखर बतलाया, और महल के शिखर पर अकृत्रिम प्रतिमा विराजमान बतलाई, जो पद्म के ऊपर विराजमान है, कमल के ऊपर विराजमान है। और वो जो प्रतिमा विराजमान है, वो डायरेक्ट ऊपर से जो नदी गिर रही थी, गंगा नदी, उस गंगा नदी का जल उस नदी के प्रवाह के माध्यम से बहता हुआ उस अकृत्रिम जटाजूटधारी जिनेंद्र प्रतिमा का अभिषेक करता हुआ नीचे कुंड में जाकर के गिरता है। पर पंडित जी, वो प्रतिमा जी भी बहुत ही बड़ी होगी, क्योंकि वो जो धारा वाली जो है वो बहुत बड़ी होगी। 6.25 योजन तो चौड़ाई है उसकी। ठीक बात है, निश्चित रूप से होना ही चाहिए। तो सेंटर में भवन है, तो भवन के ऊपर प्रतिमा आई? हाँ, भवन के शिखर पर। भवन के शिखर पर, ओके। इसके लिए स्पेशल चित्र यदि आप तलाशेंगे तो आपको कहीं मिल जाएगा।
गंगा नदी के प्रवाह क्रम का एक बहुत सुंदर चित्र, मैंने तो इसमें चित्र दिया है मेरी बुक में, और वही है ना कि वो फॉरवर्ड वगैरह कैसे हो सकता है। ये चित्र आपको वहाँ भी मिल सकता है, संभवतः जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में होना चाहिए। आप कोशिश कीजिएगा, शायद आपको जैनेन्द्र सिद्धांत कोश के अंदर ये चित्र मिल जाए, मिल सकता है, मेरी संभावना है पूरी। तीसरा भाग है जैनेन्द्र सिद्धांत कोश का, उसमें आपको गंगा, ये देखेंगे ना कुंड और ये रचना, देखिए ये मैंने सिर्फ गंगा नदी के विस्तार की इतनी चर्चा की है, मैं आगे 14 नदियों के विस्तार की चर्चा नहीं करूंगा बिल्कुल भी। बस एक सिंपल अपने दिमाग में एक आइडिया लग गया कि किस तरह से बह रही है और किस तरह से नीचे कुंड वगैरह हैं, किस तरह से प्रतिमा का अभिषेक करती जा रही है, कैसी आकृति बनती होगी और किस तरह से आगे बहती होगी। एक अनुमान लगाने के लिए अपन ने इस तरह की बात को समझ लिया, ठीक है ना। अब देखिए, अब आगे वापस आ जाइए अपनी पुस्तक पर। वैसे तो इसके अंदर और वर्णन है बहुत विस्तार से, उन्मग्न और निमग्न नदियों की चर्चा की है, क्योंकि वो गंगा नदी के प्रवाह के बीच में ही आती है ना। गंगा नदी गंगा कुंड में से निकलकर दक्षिणाभिमुख हुई विजयार्ध पर्वत की गुफा के मध्य में से पूर्व दिशा की ओर लवण समुद्र में जाकर मिल जाती है। विजयार्ध पर्वत की गुफा में प्रवेश करने के स्थान पर गंगा नदी का विस्तार 8 योजन होता है, सब जगह पर। जहाँ प्रवेश कर रही है वहाँ 8 योजन है। फिर विजयार्ध की गुफा के बारे में बतलाया, वो 50 योजन लंबी है, उसमें इतने योजन की धारा के अंदर ये बह रही है नदी, बहुत बहुत विस्तार है। कहाँ तक वर्णन करें इन सब बातों को देखकर, तो हमारे को उस ज्ञान की महिमा आती है जिस ज्ञान में ये सब बातें स्पष्ट चलती है। कभी कभी तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, यार ऐसा भी वर्णन हो सकता है। हम तो ऐसा समझते थे नदियों को कौन नापने बैठा होगा कि नदी की चौड़ाई कितनी है, नदियों की कौन गहराई, कौन कौन से नदी की गहराई। आप जानते हैं आपके यहाँ जो नदियाँ बहती है आस पड़ोस में, आसपास के नगर गांव आदि में कहीं बहती होंगी, किसी सिटी में, किसी डिस्ट्रिक्ट में, कहीं किसी भी प्रांत में जहाँ जो नदियाँ बहती है उनकी गहराई कितनी कितनी है। और एक जैसी थोड़ी ना होती है, और नदी की धार भी एक जैसी नहीं होती। तो प्रवेश करते समय, इसमें विजयार्ध में प्रवेश करते समय कितनी है, समुद्र में मिलते समय कितनी होगी, जहाँ से रवाना हुई थी वहाँ कितनी थी, कितने दूरी पर जाकर के टर्न लेती हुई वो नदी नीचे गिर रही है, कितनी गहराई में नीचे गिरेगी, कितना बारीकी से सूक्ष्मता से वर्णन किया है। ये कोई सामान्य ज्ञान वाले की सामर्थ्य की बात नहीं हो सकती। सबके नाम भी अलग अलग दिए हैं, इतने बारीक है। सबके नाम अलग अलग दिए हैं, सबके कूट के नाम अलग अलग दिए हैं, पर्वतों के कूटों के नाम अलग अलग दिए हैं, और बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बतलाई गई है। मतलब कहीं कोई ऐसा बनावटीपन नहीं लगता, लगावटी मिलावटीपन नहीं लगता, बिल्कुल एक्चुअल जैसे उसको ऐसा चित्र खींच दिया गया है जैसे मानो कोई व्यक्ति, जैसे स्केच आर्टिस्ट होते हैं जो क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए होते हैं ना, सीबीआई सीआईडी वगैरह के लिए जो काम करते हैं जो लोग स्केच आर्टिस्ट, उनको क्या होता है कि वो किसी भी व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने अपराधी को देखा है, वो अपने मुख से उस बात का वर्णन करता है और वो आर्टिस्ट उसका चेहरा बना देते हैं, स्केच जारी कर दिया जाता है। वो बनाने वाले की भी कला और वर्णन करने वाले की भी कला। आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे, बहुत होंगे और बहुत नहीं भी होंगे, जिन्होंने मेरे को देखा है। कोई व्यक्ति पूछे कैसा दिखते हैं, क्या आप वर्णन करके क्या चित्र बना सकते हैं, स्केच बनवा सकते हैं? नहीं ना, हम नहीं कर सकते। ये काम आसान नहीं है, इस चीज को बतलाना और बनाना। बनाने वाले की भी कला और बताने वाले की भी कला, और यहाँ तो हमारे को दोनों ही कलाकार दिखाई दे रहे हैं। बताने वाले का कितना निर्मल ज्ञान होगा, और इतनी निर्मलता से बतलाया गया है कि बनाने वाले को बिल्कुल, और हमने बना ही लिया ना हमारे उपयोग में इस चित्र। गंगा नदी
पद्म सरोवर से बहती हुई लवण समुद्र में जाकर के मिलती है। इसका जो चित्र होना चाहिए था, इसकी वीडियो फिल्म हमने हमारे माइंड में निकाल ली। मैं पिक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वीडियो की बात कर रहा हूँ। मुझे वो नदी पद्म सरोवर से हिमवन पर्वत के ऊपर बहती हुई और वहां से गंगा कूट जो था उससे आधा योजन पहले टर्न लेकर कितना 523 योजन पर्वत के ऊपर चलकर 25 योजन दूरी से नीचे 100 योजन गहराई पर 60 योजन विस्तार वाले कुंड में गिरती हुई दिखाई दे रही है, जिस कुंड के मध्य में एक द्वीप बना हुआ है 8 योजन विस्तार वाला, जिसके मध्य में 10 योजन की हाइट वाला और एक पर्वत खड़ा हुआ है, उसके ऊपर महल बना हुआ है। उस महल की लंबाई चौड़ाई और कितना सुंदर, किस तरह का महल होगा। कभी आपने इस तरह के जल में महल की कल्पना नहीं की? समुद्रों के अंदर लोग मकान बना बना करके रहते हैं, कई इस तरह के भी लोग होते हैं समुद्रों के अंदर, चारों तरफ से वाटरप्रूफ नहीं होगा इस तरह का, कांच के बने हुए होंगे, उदयपुर में कांच के, है ना, हो सकते हैं ना ऐसे। नहीं, उदयपुर में ही है ना वो महल, पानी में होटल है। उदयपुर में होटल है, राजसमंद की बात कर रहे हैं आप, राजसमंद झील है कौन सी तरफ को, बराबर बात है। देखिए वो तो नदी के बीच में ऊपर बना हुआ है, हम तो ये कह रहे हैं जिसके ऊपर चारों तरफ से नदी बह रही है, वाटरप्रूफ है बिल्कुल, और अंदर देवी निवास कर रही है और महल में पानी नहीं जा रहा है, चारों तरफ से पानी गिर रहा है। लेकिन वो ऐसा तो पानी गिरता है ना। हाँ जी, प्रतिमा जी जो ऊपर है वहाँ तो वही तो कह रहा हूँ, पूरा कवर्ड है वो, पूरा महल जो है वो पूरा कवर्ड है। प्रतिमा के ऊपर पानी गिर रहा है, महल के शिखर पर पानी गिर रहा है, टॉप पर पानी गिर रहा है, और महल के चारों तरफ से पानी बहता हुआ, मानो इस तरह का फील कर रहे हो कि मैं जिस रूम में बैठा हुआ हूँ, इस रूम की चारों तरफ की दीवारें यदि मान लीजिए वज्रमय ग्लास से बनी हुई हो और चारों तरफ से पानी के झरने बह रहे हो और बह करके नीचे जा रहे हो और मैं बीच में बैठा हुआ हूँ, तो इस तरह के महल बने हुए हैं। कैसा प्राकृतिक वातावरण होगा, कैसे प्राकृतिक सौंदर्य की चर्चा की है यहाँ पर। खैर बहुत विस्तार है, बहुत विस्तृत है, इन सब बातों से हमारे को उस ज्ञान की महिमा आती है जो कि वास्तव में आने योग्य है। इन बातों की महिमा नहीं है, महिमा तो अपने ज्ञान की है, महिमा तो दिव्य ज्ञान की है, केवलियों के ज्ञान की है, अंतरंग ज्ञान की है। और वो अंतरंग ज्ञान जिस स्वभाव के आश्रय से प्रकट होता है उस स्वभाव की महिमा है। हम सभी बस सिर्फ स्वभाव की महिमा की ओर ध्यान दें और स्वभाव की महिमा को लक्ष्य में रखकर इन सब विषयों को पढ़ें और आनंद लूटते जाएं। इसी मंगल भावना से मैं बात को यहीं विराम देता हूँ। शेष चर्चा अपन आगे कल आगे बढ़ाएंगे। वाणी की ज्ञान ते तुझे लोकालोक, ओ वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ लोक, सदा देता हूँ लोक।